नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। आजकल मुस्लिम आरक्षण की चर्चा जोरों पर है। चुनावी रैलियों में हर ओर इसी की बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर ओबीसी के आरक्षण में हकमारी का आरोप लगा रहे हैं और मुस्लिम आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, तो विपक्षी पार्टी के लोग इसके समर्थन में हैं। क्या है ये पूरा मामला, हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। छठे चरण को मिलाकर अब तक कुल 486 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। अब सिर्फ 7वें चरण का मतदान ही बचा है। लेकिन चुनाव के पहले चरण से शुरू हुआ मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रही हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी इंडिया गठबंधन में शामिल दलों पर पिछड़ी जातियों का आरक्षण मुसलमानों को देने का आरोप लगा रही है। दोनों तरफ से जारी सियासी घमासान में मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा 24 के रण में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सियासत इस कदर जारी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई चुनावी रैलियों में मुस्लिम रिजर्वेशन के मसले पर पुरजोर हमला बोल रहे हैं। क्षेत्रीय दलों के साथ साथ कांग्रेस पर भी वोट बैंक की राजनीति के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर प्रचंड प्रहार कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन में शामिल विपक्षी पार्टियों पर पिछड़ी जातियों को मिलने वाले आरक्षण में हकमारी का भी आरोप लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हुई चुनावी रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर पिछड़ों और अति पिछड़ों को मिलने वाली आरक्षण में सेंधमारी का आरोप लगाया और कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से रद्द की ओबीसी की 77 जातियों के सर्टिफिकेट का भी जिक्र किया। बंगाल में टीएमसी ने ओबीसी को जो धोखा दिया, उसकी कलाई कोर्ट ने खोल दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि 77 मुसलमान जातियों को ओबीसी घोषित करना ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। भले ही चुनाव में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने मुस्लिमों के लिए आरक्षण की मांग पर केंद्र सरकार को घेरा है, कांग्रेस इस मुद्दे को कई सालों से राजनीति के केंद्र में रखे हुए है। कुछ राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए कई हथकंडे अपना चुकी हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मुसलमानों को अलग से 4% आरक्षण मिल रहा है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक में सभी वर्ग के मुस्लिमों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण मिलने लगा है, जिसका बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। इतना ही नहीं, विपक्ष का कहना है कि सरकार पूरी तरह से संविधान में बदलाव करके अल्पसंख्यकों का आरक्षण खत्म करने के मूड में है। वहीं ममता का कहना है कि अगर इस बार केंद्र में विपक्ष की सरकार बनी तो यूसीसी को खत्म कर दिया जाएगा। তাই বলি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি ওবিসিদের রিজার্ভেশনও কাটতে দেব না। ওবিসিদের যেমন চলছিল চলবে, তপশিলীদের যেমন চলছে চলবে, আদিবাসীদের যেমন চলছে চলবে, সাধারণ মানুষের যেমন চলছে চলবে। ইকোনমিক ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস তাদের জন্য আমার স্কিম আছে, সেগুলো চলবে। আর লক্ষ্মীর ভান্ডার আগে করেছিলাম 60 বছর পর্যন্ত। बहरहाल 24 के रण के आखिरी चरण में मुस्लिम आरक्षण का मसला गर्मा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष का मुस्लिम आरक्षण का प्लान क्या गेम चेंजर साबित होगा या पीएम मोदी का किसी भी सूरत में भीमराव अंबेडकर के संविधान बदलाव न होने देने की गारंटी रग लाएगी। बस 4 जून का इंतजार कीजिए। इस मुद्दे पर कौन सही है और कौन गलत, इसका निर्णय करना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन इससे चुनाव में मतों का ध्रुवीकरण जरूर हो सकता है। इस मुद्दे से किस पार्टी को लाभ मिलता है और किसको नुकसान, इसका पता तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही चल पाएगा। न्यूज इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट।
जिस तरह से मुस्लिम आरक्षण पर अब सब भारी होता जा रहा है और ये माने कि अब चुनावों का ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। हालांकि जिस तरह से कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला भी सामने आया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं इस पर बहस छिड़ गई और कोलकाता हाईकोर्ट का जो फैसला सामने आया था उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जो भी मुस्लिमों से जुड़े आरक्षण के प्रमाण पत्र जारी किए गए थे वो रद्द किए जा रहे हैं। यानी 2010 से पहले जो आरक्षण दिया गया था उसे बरकरार रखा और 2010 के बाद जो प्रमाण पत्र दिए गए थे उन्हें पूरी तरह से हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इसे मानने से इनकार कर रही हैं। हालांकि कोर्ट का फैसला है, कोर्ट की अवमानना आप कैसे कर सकते हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया कि वो आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा जिस तरह से चुनावों में हावी होता हुआ दिख रहा है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के भी बयान सामने आ रहे हैं जिसमें वो साफ तौर पर ये कहते हुए दिख रहे हैं कि आप SC ST OBC का हक कैसे मार सकते हैं। तो आज चर्चा हम इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि आखिर क्या मुस्लिमों का आरक्षण चुनावी मुद्दा बन गया है। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा और इस वक्त हमारे साथ संजय राणा जी जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। पहले उन्हीं से हम समझने की कोशिश करते हैं। संजय जी, आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर जिस तरह से मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा लगातार हावी होता जा रहा है चुनावों पर, क्या माना जाए, क्या पोलराइजेशन की राजनीति यहाँ पर हो रही है और इससे किसको कितना फायदा होगा, क्या देखते हैं आप? गुड इवनिंग गीतू, गुड इवनिंग फेलो पैनल। देखिए, ऐसा है कि जब आरक्षण की बात करते हैं तो संविधान के हिसाब से आरक्षण धर्म के आधार पे नहीं मिल सकता है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां, कह सकते हैं बहुत सारी राजनीतिक पार्टी जो कहीं ना कहीं किसी अलायंस से जुड़ी हुई हैं, इसका दुरुपयोग करती आ रही हैं। लेकिन जो प्रमुख विपक्षी पार्टी आज के दिन में, इसको मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी, इस तरह की ध्रुवीकरण आज से नहीं कर रही, 1947 के बाद से कर रही है और सिलसिलेवार तरीके से करती चली आ रही है और सिलसिलेवार तरीके से करती रही है। चाहे वो वक्फ बोर्ड का हो, चाहे वो पर्सनल लॉ का बनाना हो, चाहे सेकुलरिज्म डालना हो संविधान के अंदर संशोधन करके, चाहे 1991 का वर्शिप एक्ट हो, 1995 का वक्फ बोर्ड एक्ट हो, तो जितने भी एक्ट बनाए कहीं ना कहीं एक तरफा बनाए गए, एक वर्ग को खुश करने के लिए बनाए गए। जहाँ तक चर्चा करें तो रिजर्वेशन, देखिए जो रिजर्वेशन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो सुझाव दिए थे उसके अनुसार ST SC और ओबीसी उस जमाने में नहीं हुआ करता, SC ST के लिए था, बाद में OBC को 1990 में जोड़ दिया गया था। देखिए वो एक वर्ग के लिए था, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए था, क्योंकि ये संविधान जब रचना हो रही थी इसमें प्रश्न पूछा गया था कि मुस्लिमों के लिए, तो मुस्लिमों में कोई जाति नहीं होती और कोई अगर बोलता है मुस्लिमों में जाति होती तो मुस्लिमों का अपमान हुआ। तो ये देखिए, ये जो पूरा समीकरण कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण तो कर ही रहा है और एक वर्ग को खुश करने की कोशिश की जा रही है। चाहे कर्नाटका देख लीजिए, इसमें 4% हो, चाहे आप पूर्व संयुक्त आंध्र प्रदेश जब होता था 2005 से इस तरह की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो आरक्षण है वो OBC का काट करके मुस्लिमों को दिया जाए, जिसको 2009 में हाईकोर्ट ने ध्वस्त कर दिया था। देखिए, आप आरक्षण ये कर सकते हैं, चर्चा संसद में करके बना सकते थे कि भाई जो भी गरीब है, जो भी वंचित है, जो भी शोषित हो, किसी भी समाज से आता हो, वो संशोधन करके म्यूचुअली एग्रीमेंट के साथ से बनाया सकता था। लेकिन सिर्फ एक वर्ग को देना ये कहीं ना कहीं एक दिखाता है कि तुष्टीकरण है और एक वर्ग को, और एक जो वर्ग जो वोट उनको किसी खास पार्टी को देता रहा है उसको खुश करने की कोशिश है। तो ये कहीं ना कहीं इस देश की जो सेकुलर जो खूबसूरती है उसको एक डेंट करता, कहीं ना कहीं इस देश की जो एकता है उसको भी खंडित करने की एक कोशिश है। चाहे वो राहुल गांधी जी का बयान देख लीजिए, उनके पिताजी कुछ बोलते थे, उनके दादाजी कुछ बोलते थे, उनके जो परदादा परनाना कह लीजिए, दादी के जो पिताजी थे कुछ बोलते थे, उनके खुद के पिता कुछ बोलते थे, लेकिन आज वो खुद कुछ बोल रहे हैं। वो खुद 2012 के अगर विधानसभा चुनाव उठा के देख लो, उन्होंने बोला था कि मुस्लिमों को स्पेशल आरक्षण देना पड़ेगा। और आपको एक प्रेस विज्ञप्ति दिखा सकता हूं जो जयपुर की है, प्रेस में निकला था 2 दिन पहले, इलेक्शन वोटिंग के पहले, कि भाई स्पेशली फॉर द मुस्लिम, अगर कोई मुस्लिम इलाका हो उसमें अब जो सुविधाएं होंगी अलग होंगी, हॉस्पिटल खोले जाएंगे, स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये बाकायदा प्रेस में निकला, ये पेपर में निकला। मैं मैनिफेस्टो की चर्चा ही नहीं कर रहा, जो मैनिफेस्टो में हुआ तो अलग विषय है, पेपर में निकाला जाता, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपकी मंशा क्या है, आपकी सोच क्या है और आप किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। देखिए, आप अगर किसी का भी भला करना चाहते हैं, देखिए देश में राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती रही और करती रहेंगी। अगर आपको
देश का भला करना है, देश के लोगों का भला करना है, और आपको लगता किसी वर्ग में, किसी समाज में कुछ कुरीतियां हैं या वो पिछड़े रह गए हैं, तो वो संशोधन करा सकता है, विचार विमर्श किया जा सकता है। इसमें सारी पार्टियों को मिला करके विचार विमर्श करना चाहिए था। लेकिन एक वर्ग को खुश करना, तो ये प्रश्न चिन्ह लगाता ही लगाता। और बिल्कुल अगर प्रधानमंत्री जी उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो सही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। एक वर्ग के साथ ही क्यों? और ओबीसी और एसटी की आप चर्चा कर रहे हो, ओबीसी एसटी का ही आरक्षण काट के किसी और को दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं एक तुष्टीकरण की राजनीति है, कहीं ना कहीं एक वर्ग को खुश करने की राजनीति है। जी बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यश श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। तो जिस तरह से ये सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या मुस्लिम आरक्षण को लेकर राजनीति होती हुई दिख रही है, रुख करेंगे हम यश श्रीवास्तव जी का। यश जी, आपसे हम समझना चाहेंगे आखिर क्या INDIA गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो क्या सिर्फ माइनॉरिटीज पर ही पूरा ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से बात की जा रही है आरक्षण को लेकर, इससे तो यही समझा जाए। नीतू जी, बहुत हैरानी की बात है कि ये बिल्कुल बेसिर पैर बिना तर्क का ये नैरेटिव जो है ये इतना ज्यादा प्रचलन में आया है। बड़े हैरानी की बात है, क्योंकि आजादी के बाद अब तक इतने सालों में यदि कांग्रेस या दूसरे दल सिवाय RSS BJP वालों के सबके सब दूसरे धर्म वालों का ही बढ़ावा दे रहे होते तो क्या इस देश का जो लोगों का मानचित्र है हमारे सामने, आज लोगों की जो स्थिति है, क्या वो ऐसी रहती? दिन रात आपको ये भड़काया जाता है कि मुसलमानों के फेवर में सब कुछ हो रहा है, और आज भी हिंदू 80-90 करोड़ हैं, मुसलमान और दूसरे सारे धर्म मिला के भी हिंदू के बराबर जनसंख्या नहीं है। और ये तमाम लोग जो यहाँ पर अलग अलग वेश धर के आते हैं, उन्होंने ना या तो हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं है या वो ये चाहते नहीं है कि जनता तक पहुंचे। हालांकि इनके सबसे बड़े नेता ने खुद उसके बारे में बात कर करके हमारी लाखों डाउनलोड्स करवा दिए और घर घर पहुंचा दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो हमारे प्रधानमंत्री जो खुद को पठान का बच्चा बताते हैं, उनकी प्रशंसा करने वालों की लाइन में लगे हुए लोगों को मैं बता देता हूं कि हमारे न्याय पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए कोई भी विशेष आरक्षण किसी भी धर्म में या किसी भी संप्रदाय के लिए नहीं दिया है। हाँ, सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे, जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी मुस्तैदी बरती जाएगी, ये हमारे न्याय पत्र में है। और जो कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण की बात है, तो बसवराज बोम्मई जब चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने इस आरक्षण को जारी रखने का एश्योरेंस दिया था। उसके कुछ भाग हटवा दिए गए थे कोर्ट से, लेकिन कुछ भाग अभी तक चालू रखे गए हैं। क्योंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए सिद्धारमैया जी की सरकार में वो जैसे का तैसा चल रहा है जी। लेकिन बसवराज बोम्मई ने जनता को ये आश्वासन दिया था कि ये आरक्षण मुस्लिम का चलता रहेगा। आपकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ आजम खान जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आजम जी आपका न्यूज़ इंडिया पर। और जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं, कई मुद्दे हो चुके हैं इस वक्त और कहीं ना कहीं आखिरी चरण का मतदान बचा है। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है सभी दलों के द्वारा कि वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच पहुंचे और अपने अपने तरह से अपने बयान देकर कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने की कोशिश तो हो रही है। हालांकि धर्म को लेकर भी सवाल काफ़ी किए जा रहे हैं। लेकिन आजम जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार बीजेपी वार कर रही है और जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है, आप क्या मानते हैं, क्या चुनावी मुद्दे ऐसे होते हैं? और यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जो बात की जा रही थी 400 पार करने की, वो भी सही साबित होती हुई दिख रही है? पूजा जी, बीजेपी बार बार उन्हीं मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है जो मुद्दे रिलेवेंट नहीं है, चुनाव से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। बीजेपी खुद ये नहीं बताती है कि जो ओबीसी मुस्लिम्स को आरक्षण मिले हुए हैं, क्या बीजेपी ने पिछले 10 सालों के अपने केंद्रीय सरकार में उसका कुछ किया? कोई समीक्षा करी कौन से मुस्लिम्स को मिल रहे हैं या कौन से मुस्लिम्स को नहीं मिल रहे हैं? इवन गुजरात में ओबीसी लिस्ट में ओबीसी मुस्लिम्स हैं, उत्तर प्रदेश की ओबीसी लिस्ट में ओबीसी मुस्लिम है। तो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रही है कि मुस्लिम आरक्षण दिए जा रहे हैं। जब आप जिन राज्यों में आपकी सरकार है और केंद्र में आपकी सरकार है, आपने उसकी समीक्षा नहीं करी, और जब आपने समीक्षा नहीं करी तो आपको अधिकार नहीं है उठाने का। और कर्नाटका का मामला कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में स्टे है, उसमें इंडिया ब्लॉक, कांग्रेस या किसी का कोई रोल नहीं है।
किसी भी समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक ने कहीं भी अपने मैनिफेस्टो या किसी चुनावी सभा में ये नहीं कहा है कि वो मुस्लिम समाज को या माइनॉरिटीज को कोई रिजर्वेशन देने जा रहा है, बल्कि उन्होंने कहा है कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो हम आगे बढ़ाएंगे, जो आर्थिक असमानता दूर हो रही है उसे हम दूर करेंगे और बेरोजगारी की जो समस्या है उसको हम एड्रेस करेंगे, किसानों की समस्या है उसे हम एड्रेस करेंगे। तो लेकिन भाजपा इन बुनियादी मुद्दों पे मैडम बात नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कि चुनाव सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक एजेंडे पे हो जाए और उसे अपने पिछले 10 सालों का कोई हिसाब किताब देना ना पड़े। लेकिन जनता उनसे अपने 10 सालों का हिसाब किताब मांग रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की सरकार। ठीक है, यानी मुद्दे कहीं गायब हैं, जुमलेबाजी ज्यादा हो रही है, मुद्दे कहीं गायब है। मनोज जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, आखिरी चरण का मतदान होना है, ऐसे में कहीं ना कहीं सभी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब मुद्दों की बात तो कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है, लेकिन जो जुमलेबाजी निकल कर सामने आ रही है वो ही अब बड़े बयान बनते हुए दिख रहे हैं? ये तो जी बड़ी बात ये है कि रिजर्वेशन के मामले में उसको संशोधन करने पे कभी चर्चा नहीं होती। हर 10 वर्ष में उसका एक्सटेंशन सभी सरकारें करती आ रही जब से लागू हुआ है। अब जिस मुस्लिम आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, जिस पे हम आप विषय पर 32% जो ओबीसी कोटा है, लगभग 9 राज्य में, उत्तर प्रदेश भी है, तमिलनाडु है, केरल है, कोटे में कोटा जो ओबीसी का रिजर्वेशन 32%, उसी में कहीं 3.5%, कहीं 4%, और इसी पर चर्चा और इसी पर बात है। बंगाल का रद्द कर दिया गया या कर्नाटक का निश्चय हो गया है। तो जैसे भी बात हो रही थी कि इस्लाम धर्म में या मुस्लिम में ओबीसी जातियां हैं, भैया जातियां हैं, जातियों के बीच जातियां हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें जातियां हैं, और ये बाइफरगेट किया गया था रिजर्वेशन के समय। लेकिन राज्य सरकारों को पता है कि ये मसला केंद्र के अगर ऊपर जाएंगे, चाहे ओबीसी कोटा हो या जनरल में आप देखिए वो एसआईसी कोटा हो, जिसमें 10% कर दिया गया कि ये इसके नीचे होंगे इनको मिलेगा, और ओबीसी में अगर किसी की आय अधिक है तो कोटे से बाहर भी होता है। तो राजनीति आप मैं फिर कहूँगा तो अंतिम चरण की वोटिंग में जा रही है, इसके बाद फिर सब वही होंगे, और ये मुद्दे आपको विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव नहीं दिखने वाले, क्योंकि ये जो 4 साल आपको 11 या 10 महीने कॉल में आपके शो में बैठा हूं, ऑडियो में आप इंतजार क्यों करते हैं इसी चुनाव के दौरान की बात करते? और वो मुस्लिम आरक्षण को लेकर के कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, इन सबको चुनावी मुद्दे के दौरान, चुनावी मुद्दों और झुकटों में वर्गों को किस तरीके से प्रभावित करके वोट के दौरान, फिर कहना चाहते हैं, क्योंकि आज हम लोग 28 तारीख को बैठ करके डिबेट जी, ठीक है, 2 दिन बाद। ठीक है सर, हमारे साथ यासिर जिलानी जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। यासिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। और सवाल आपसे भी, क्योंकि आखिरी चरण बचा हुआ है मतदान का, और ऐसे में 400 पार की जो बात पूरे हम 6 चरणों तक देख रहे थे, अब आखिरी चरण बचा है, क्या लगता है अभी भी उतनी दृढ़ता है, 400 पार कर जाएगी एनडीए? देखिए, पहले चरण से जो हम लोगों ने एक रणनीति और जो हमारी, यासिर जी आपके टीवी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा तेज है सर, प्लीज पहले से कम कर दीजिए। हाँ, टीवी वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिए। बोलिए सर। देखिए, पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी ने जब कैंपेन की शुरुआत पहले चरण से करी थी, एक टारगेट है 400 पार का, और अब तो 7वें चरण में चुनाव है, लास्ट चरण का चुनाव है, और तमाम खास करके जो साउथ के राज्य हैं इस बार, तेलंगाना है, आंध्रा है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ये सारे रीजन में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही। पहली बार केरला में हमारा खाता खुलने जा रहा है, लगभग 3 सीटें हम वहाँ पे जीत रहे। तमिलनाडु में हम करिश्मा कर रहे हैं, और इसी तरीके से तेलंगाना, कर्नाटका में जो पिछली बार नंबर थे, हम उससे नंबर को दोहरा रहे हैं या उससे 1-2 सीटें ज़्यादा आ रही हैं। जी।
और जब हिंदी पट्टी के हम इलाकों में आते हैं तो आपने देखा है कि चुनाव जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, जनमानस के अंदर उत्साह है, जनता साथ खड़ी है, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता इसलिए चुनाव लड़ रही है कि जो प्रधानमंत्री ने अपना कर्तव्य मान के जिस कार्यक्रम को क्रियान्वित जमीन पे किया है उस पे उनकी गारंटी की मोहर लग रही है, उन पे वो विश्वास करते हैं, इसलिए 400 पार कर रहे हैं। बिल्कुल ये जनता जनार्दन की तरफ से गारंटी है। 4 जून अब समय कम है, 4 जून को 400 पार। ठीक है, संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपको क्या लगता है जो टारगेट सेट किया गया था 400 पार करने का, अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, क्या कहते हैं? क्योंकि हमने ये भी देखा मतदान के दौरान किस तरह से लोगों का रुझान रहा, ज्यादा वोट्स नहीं पड़े हैं इस बार। देखिए जीतू, अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो 3 से 4-5% तक, कहीं कहेंगे 6% तक का मतदान में फर्क पड़ा, लेकिन कोई भी गणित ये नहीं कहती है कि अगर मतदान कम होता है तो गवर्नमेंट रिपीट नहीं हो रही है, और मतदान ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट रिपीट हो रही है या चेंज हो रही है। ऐसा कोई गणित नहीं है। अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो दोनों में आपको मिलेगा कि इधर भी हुआ है, उधर भी हुआ है। अगर आप चर्चा करती है 400 पार की, देखिए कोई भी पार्टी, देखिए कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिकल मूवमेंट था इनका कि उन्होंने ये नहीं बोला कि हम जीत रहे हैं, वो तो जीत के लिए आश्वस्त थे कि हम जीत रहे हैं। उन्होंने टारगेट दे दिया है कि 400 पार, और सारी विपक्षीय पार्टी अपना काम धाम छोड़ करके 230, 250, 380, 300 इसी में लग गई हैं। भाई कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो या राजनीति करने वाला दल हो, अपना एक टारगेट सेट करता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। 2014 का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसको उन्होंने अचीव कर लिया। 300 पार का 2019 में था, उसको उन्होंने अचीव कर लिया। अब 400 पार का टारगेट रखा, टारगेट है, जरूरी नहीं अचीव हो। संजय जी, आपसे इस टारगेट को हम समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह से अब आखिरी चरण का मतदान होना है, तैयारी सभी दलों की तरफ से पूरी हो रही है। हालांकि बयान काफी चर्चाओं में आ रहे हैं, लेकिन आखिरी दौर है, देखना होगा कि कौन से बयान किसको इन्फ्लुएंस करते हैं और कितना फायदा पार्टी को दिलाते हैं। गेस्ट का तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। रुक करेंगे संजय जी का, क्योंकि हम पूछ रहे थे उनसे सवाल। संजय जी, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी इस बार साउथ को ज्यादा फोकस कर रही थी, मिशन साउथ, हालांकि नाम भी दिया गया, कई बार प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर पहुंचे, रैलियां की। आपको क्या लग रहा है, रिजल्ट्स में कितने आंकड़े निकलकर सामने आएंगे और क्या जो मिशन साउथ है वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं भारतीय जनता पार्टी 2014 की बाद की बात कर रहा हूँ। बड़े स्ट्रेटेजिक चेंजेस आए, इनके काम करने की प्रणाली में चेंजेस आए हैं, और वो समझना पड़ेगा। जो आपका बेल्ट है, जिसको मैं ईस्टर्न वेस्ट साउथ बेल्ट बोलता हूँ, चाहे वो बिहार से स्टार्ट होकर के आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु तक जाता है, उस बेल्ट को इन्होंने बहुत नर्चर किया, बहुत काम किया है। तो आप देखिएगा कि सीट उड़ीसा में भी बढ़ेगी, सीट आंध्र प्रदेश में बढ़ेगी, सीट आपकी तेलंगाना में भी बढ़ेगी, और तमिलनाडु में सबसे सरप्राइजिंग जो आंकड़े आएंगे, तकरीबन मेरे हिसाब से तकरीबन 3 से 5 सीट आने की उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस बहुत है, अप्रोच बहुत अलग है। आपको उड़ीसा के जो नतीजे आने वाले हैं वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मुझे नहीं लगता था कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, वहाँ पे चौंकाने वाले हो सकते हैं। नो डाउट नेक टू नेक जो कंटेस्ट है वो तेलंगाना में है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, जो आंकड़े के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेक सामने होते हैं, तो स्ट्राइकिंग रेट जो भारतीय जनता पार्टी का 90% है, और जो वोट जीतने का डिफरेंस होता है 40% से ऊपर हो जाता है। तो ये स्ट्रेटेजिकल बहुत मूव है। और साउथ जो इनका फोकस रहा, देखिए नॉर्थ में तो ऑलरेडी कहा जाता था कि हिंदी बेल्ट की पार्टी है, लेकिन ये साउथ में भी जाकर के जिस तरह से अपना पैरों को इन्होंने पसारा है, जिस तरह से अन्नामलाई साहब का उस जो 2019 के बाद से जो उनका काम है तमिलनाडु में चाहे केरला में, तो आपको सरप्राइज देखने को मिलेगा। और इसमें कहीं ना कहीं जो दूसरी विपक्षी पार्टी हैं, बीजेपी को घेरने में या बीजेपी को रोकने में सक्सेसफुल नहीं रही हैं, या उनके स्ट्रेटजी को समझ नहीं पाए जिस हिसाब से इन्होंने काम किया है। तो साउथ सरप्राइजिंग होगा, और भारतीय जनता पार्टी का नो डाउट वहाँ पे एक मतलब रन रेट खुल रहा है। ठीक है, यश जी, आप क्या मानते हैं, INDIA गठबंधन को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? सुन पा रहे हैं यश जी, आवाज आ रही है? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है जी। INDIA गठबंधन के लिए कितनी सीटें देख रहे हैं आप? जी देखिए, हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है, और उसको हम स्पष्ट बहुमत की सरकार जरूर बनाएंगे। यानी पूरा गठबंधन जो है मिलके, वो बिना किसी तकलीफ के जरूर अपनी सरकार बनाएगा, पूरा बहुमत के साथ हम बनाएंगे।
सीटें कितनी आएंगी वो हम छद्मवेश में छुपे हुए राजनीतिक विश्लेषकों पर छोड़ देते हैं। लेकिन अभी ब्रेक के पहले जो बात हो रही थी यहाँ पर कि भाई मुसलमान और दूसरा धर्म और पता नहीं क्या क्या, तो मैं आपको 3 बातें बता देता हूँ। पहली, मध्य प्रदेश में अभी एक केस सामने आया है जब एक दलित जो महिला है वो कम उम्र की है, उनके साथ जब उत्पीड़न की घटना सामने आई तो उनके परिवार को पीट के मार दिया गया और अब उस लड़की की भी संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हो गई। ये भाजपा के राज में हुआ है, आरोप भी भाजपा के लोगों पर है। उसके बाद राजस्थान में ऑर्डर इशू हुआ है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को 50 की उम्र या 15 साल की सर्विस के बाद कभी भी सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। और उसके बाद जो हिंदू धर्म की इतनी बातें हो रही हैं, तो ये एक फोटो जो मैं आपको पहले भी दिखा रहा था, ये वो व्यक्ति है जो यहाँ बैठ के हिंदू राष्ट्र की बात करता है। हनुमान जी महाराज का नाम लेके ये हमारे धर्म को खराब करता है और ये वहां जाके विदेश में ये इन लोगों के साथ खड़ा हुआ है। तो जनता को भाजपा के लोग और उनके साथी लोग जितने हैं वो किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं उसकी साफ साफ छवि दिख रही है। आपको सिर्फ खुल के देखने की और सच को स्वीकार करने की जरूरत है। मैं आपको यहाँ पर, हम जैसे लोग कई बार यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन हम एक बुनियादी सवाल हमेशा पूछते रह जाते हैं जिसका जवाब हमें नहीं मिलता। जो देश की सारी समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हैं और खराब हो गई हैं। भाजपा वाले क्या कर रहे हैं? हमारे महान मोदी जी जो ना बायोलॉजिकली पैदा हुए हैं, ना वो उनका विनाश हो सकता है, वो अविनाशी हैं। उनके एक चाचा पंच प्यारों में से एक हैं और उनका ईसाइयों से भी रास्ता है, हर राज्य से रास्ता है। किसी भी समस्या से चली आ रही हैं और उन्हें कम करने में वक्त लगेगा। कितना वक्त लगे? देखिए, सुनिए, ये सवाल ये बात आपकी सही होती यदि आने वाले ने ये ना कहा होता कि जो 60 साल में नहीं हुआ वो हम 60 महीने में कर देंगे, फिर वो कहने लगे 10 साल में कर देंगे, फिर कहने लगे 100 साल का विजन, अभी 1000 साल का विजन हो रहा है, 2047 की बात हो रही है, 24-25 का ठिकाना नहीं है। और उसके बाद अभी हमारे प्रधानमंत्री जी प्रचार से इतने थक गए हैं कि आपको ठीक है, लेकिन उसके बाद में जनता क्यों उन्हें चुन रही है? जनता क्यों चुनना चाहती है बीजेपी को? इतनी सारी खामियां हैं, अब जनता अपना जिस तरह से वोट कर रही है और क्यों प्रधानमंत्री मोदी को हर बार चुन लेती है? नहीं, बीजेपी को जनता नहीं चुन रही है। कल ही आपके चैनल में 2 बातें हुई, कल ही इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम में 2 बातें हुई। पहली, मैंने आपको यहाँ पर यानी जो भी उस समय लोग बैठे थे उन्हें दिखाया था कि जौनपुर में सपा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लोगों को पकड़ा है जो ट्रक में ईवीएम भर के भाग रहे थे। 20 लाख ईवीएम गायब है जिनके बारे में कोई संज्ञान नहीं ले रहा। ठीक है, 7वें चरण में इसका असर भी दिख जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे बीजेपी की तरफ से जो कल व्यक्ति बैठे हुए थे उनसे जब मुजरा शब्द पर सवाल किया गया तो वो कहते हैं कि मुजरा शब्द असंवैधानिक नहीं है। अगर मुजरा शब्द असंवैधानिक ठीक है, कल जो हुआ आज हम बात कर रहे हैं आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, 4 जून को क्या नतीजा रहेगा। ठीक है संजय जी, आप अपनी बात रखिए, फिर दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगी। उस टॉपिक पे जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन हमारे मित्र जो हैं बार बार घुमा पे वहाँ लेके चले गए। तो इनको अभी एक प्रेस विज्ञप्ति आई है, यानी एडवर्टाइजमेंट है जयपुर कांग्रेस, जो राजस्थान कांग्रेस कमेटी का, वो दिखा देता हूँ। उस पर लिखा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम। यश भाई कुछ बोलेंगे तो मैं भेज दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, जब चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, हम ये नहीं कहते 100% किया है और राम राज आ गया, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ये बताइए, आपके जमाने में 47 से लेकर 2014 तक आप सो रहे थे तो 98,000 किलोमीटर रोड बनी थी। उसके बाद आज के दिन में 1,48,000 यानी 50,000 किलोमीटर रोड बन गई है। इलेक्ट्रिफिकेशन सारी जगह के ट्रेनों का हो चुका है। आप देख लीजिए ईज ऑफ बिजनेस में हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कार है, हम कहीं गिनती में नहीं होते थे, 5वें स्थान पे हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चर में नंबर 2 पे हैं। इंपोर्ट करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। आप जो हम इंपोर्ट करते थे डिफेंस का, आज हम 40% जो है एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो भैया अगर आंकड़े पे आएंगे ना, हंसिए मत, अभी आंकड़े पे आ रहा हूँ। एक मिनट और दीजिएगा। अरे भाई, आपके बीच में बोला नहीं ना। ये बताइए, अभी बोल रहे थे कि मुसलमान। ये बताइए, प्रधानमंत्री 1947 में नेहरू जी ने शपथ खाई थी, यूनियन जैक का कसम खाया था। कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, वो चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे, बनाए हुए प्रधानमंत्री थे। अरे सुन लीजिए भाई साहब, आपके बीच में बोला नहीं तो तथ्यों पे सुना करिए, तथ्यों पे सुना करिए। यश जी, तथ्यों पे सुनो, यश जी तथ्यों पे सुनो, बरगराव नहीं। आपके नाना के बारे में चर्चा करते ही बरगराने लगते हो, भागने लगते हो। यूनियन जैक की 2 सितंबर 1947 किसकी कसम खाई थी? अरे हिम्मत है, यूनियन जैक की कसम खाई थी। आप चुने हुए थे, शर्म आनी चाहिए आपको। इतिहास नहीं पता है, इतिहास जाके देखो, पढ़ के आया करो। बरगराव नहीं।
अरे बरगलाओ नहीं, तुम देखो, अरे ये बताओ बरगलाओ घर बना के रहे हो, खाने वो वाला चलने लगे। अंग्रेजों से अरे इलेक्शन कब हुआ था? पहले इलेक्शन कब हुआ था? अरे अंग्रेजों के गुलाम सुनो, पहला इलेक्शन कब हुआ था? 1952 में, 1952 में अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी अंग्रेजों द्वारा चलाई जा रही है और एक काला अंग्रेज बैठ के बातें कर रहा है। एक एक करके, ठीक है 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 सर, ठीक है ठीक है। संजय जी एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। यासिर जी 10 सालों का सवाल जो है कि आखिर क्या किया है बीजेपी ने, पूछा जा रहा है किस हिसाब से जनता मतदान करेगी और जो मत प्रतिशत घट रहा है, क्या इसकी वजह के जो सामने आ रही है वो ये तो नहीं है कि लोगों के अंदर नाराजगी है बीजेपी को लेकर? यासिर जी नहीं, देखिए नाराजगी किस बात की होगी? नाराजगी किस बात की होगी? बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी कांग्रेस पार्टी में है। आप आज भारत सर्वश्रेष्ठ, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश में खड़ा है। दुनिया के देश भारत की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं। ये मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते नहीं कह रहा हूँ। आप जमीन पे उतर के अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। आप भारत के किसी भी राज्य के किसी भी जिले में जाएं और वहाँ के नागरिक से पूछें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि उन्होंने क्या काम किया है। हर जल से हर नल को जल पहुँचाया है। सड़क आपके गांव तक पहुँच गई है। जो सुदूर इलाकों के गाँव में लोग जहाँ सोच नहीं सकते थे 10 साल पहले, आज सड़क पहुँच गई है। लोग 1,000 किलोमीटर की जो यात्रा है वो 7 घंटे 8 घंटे में तय कर लेते। कभी हमने सोचा नहीं था, तसव्वुर नहीं किया था। हम यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर अनाप शनाप बातें करके, झगड़ा करके जो मेन मुद्दा है उसको भटकाने की कोशिश मत करिए। कांग्रेस क्लेम कर रही है, कांग्रेस पार्टी और उसके इंडी गठबंधन के लोग, कि हम सरकार बना रहे हैं। इनके पास बताइए तो सही, आपके पास नेता कौन है, आपकी नीति क्या होगी, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। तो ये सपने आप 2019 में भी देख रहे थे। 2019 में आपने मंत्रालय तक तय कर लिए थे कि किसको डिफेंस मिलेगा, किसको हेल्थ मिलेगा, किसको होम मिनिस्ट्री मिलेगी। क्या हुआ? जनता ने आपको नकार दिया। फिर इस बार भी जनता डेवलपमेंट के नाम पे, डेवलपमेंट भारत का आज के दिन में पूरे दुनिया में मॉडल के रूप में सामने आया है। कोई ऐसा काम, और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार को लेके जिस तरह का जीरो टॉलरेंस इस सरकार में रहा है, उससे भी जनता खुश है भारत सरकार के साथ। आप रिसर्च करिए ना, आप सिर्फ बातें करेंगे। अच्छा, कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या हो गई है? कांग्रेस को इस वक्त लगता है कि वो गाली देके, किसी के साथ झगड़ा करके राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग एस्टैब्लिश कर देगी, तो ऐसा हो नहीं रहा है। कई बार लॉन्चिंग करने के लिए आपने पैड तैयार किया, आपने जनेऊ कोट पे पहनाया, उन्हें धार्मिक आदमी बनाने की कोशिश करी, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि लोगों को ये मालूम है कि भगवान राम के अस्तित्व को आपने नकारा है। आपने सवाल उठाया है धर्म आधार पे। आपके प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 1 रुपया बेचता हूं तो 85 पैसे बीच के दलाल खा जाते हैं। आपका डेवलपमेंट का मॉडल ये रहा है। राजीव गांधी की बात कर रहा हूं। आप कम्युनल बातें आपने करी 84 में, जब आपके एक बड़े नेता ने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती डोलती। उसके बाद सिखों के साथ जिस तरह का नरसंहार हुआ है पूरे भारत में देखा है। तो आप हर एंगल से, मैं 75 की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपका जो यूपीए का कार्यकाल था, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यूपीए के कार्यकाल में एक सवाल यश भाई मुझे बता दें, यंग प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, कि एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2008 में, एक आधा सेकंड, 2008 में टेबल पे आई। 2008 के बाद आपकी कितने लंबे समय तक सरकार रही, लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। एक विशेष समुदाय को तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बना के रखना चाहते हैं। ये भारत जानता है। आपने ही तो किया था। आपने 1972 में इंदिरा गांधी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ वोट एनजीओ बना दिया, क्योंकि आपका वोट बैंक खिसक रहा था उस वक्त। तो इस तरह की राजनीति करने से, नेगेटिविटी फैलाने से आपके वोट बैंक में, यानी यासिर जी आप कह रहे हैं कि 10 सालों में बहुत काम हुआ है। आजम जी यहाँ पे जो बड़ी बात उन्होंने कही है वो कही है कि सड़कों का जाल बिछा दिया गया। हालांकि बातें तो उन्होंने कही है, लेकिन जहां पर आप लोग यात्रा करते हैं, पहुंचते हैं, आप क्या मानते हैं, क्या वाकई ऐसा नहीं हुआ है? सड़कों का जाल इस देश में नहीं बिछा है पिछले 10 सालों में? जी जीतू जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपने जो राजनीतिक विश्लेषक बैठाया उनको भाजपा समर्थक लिख देती तो शायद अच्छा हो जाता, उनके लिए भी अच्छा रहता
और हम लोगों के लिए सर मेरा अच्छा सवाल लगता है कुछ कि और हम- था सर आपसे। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पे आ रहा हूँ। शायद हम लोगों के लिए भी अरे अच्छा अपना होता है बता कि लो, आप अपना क्या किए हो, मेरे तरफ चक्कर में ना पड़ो। आजम जी देखिए, अरे ना करो, मेरे चक्कर में ना पड़ो। आजम अरे जी मत देखिए। बगलाओ, मत बगलाओ। मैंने बोला था अरे साइकिल पंचर हो चुकी है, ना बगलाओ मेरे बारे में। अपना बताओ, अपना बताओ। अरे अपना बताओ, अपना बताओ। बोल नहीं पा रहे हो, जब पानी पी लो थोड़ा नहीं, सा। मैंने बोला है। अरे बोल नहीं पाओगे, हमें मालूम है। चलिए एक अरे मालूम है ना, नहीं आता कुछ। अरे बताओ, जाल बिछा के नहीं, प्रश्न था। आजम जी, अरे आजम जी, जाल बहुत छोटा बिछा सा सवाल बताएं। मैंने पूछा आपसे सर, बताओ ना, बहुत छोटा आंसर सा। दो, आंसर। हीरो करो, आंसर अंदर दो। क्या है बताओ। आंसर दो। आजम क्या आ रहा है तुम्हें? ठीक अरे है, ठीक तुम्हें है बताऊं क्या क्या सर, बताऊं? ठीक है। हाँ बता रहे हैं। क्या बताऊं? आयात घाटा क्यों बढ़ गया? आओ चलो बता देता हूँ। हाँ चलो बता देता हूँ, आपके राज के बारे में बताएं। ये भारत बहुत का पूछ रहे आयात हैं। घाटा क्यों बढ़ रहा है? अरे बता रहे हैं, बता देते ठीक है। आप। अरे सुनो, भारत पे मत जाओ, अच्छा, आपको बताते हैं। आपके राज में अनएम्प्लॉयमेंट 17% था। अरे आप सुन लो, पता नहीं आपको, सुन लो। क्यों घटा? 17% अनएम्प्लॉयमेंट था। किसानों का गन्ना, किसानों का भुगतान 2015 के बाद आपने नहीं किया था। पता है कुछ? भारत का पता है आयात कुछ? घाटा बढ़ा। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नाम पे बड़ा सा शून्य हुआ करता था। आपको पता है, समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडा होता था, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, अराजक हुआ करते थे, माफियाओं का राज था। ये समाजवादी पार्टियों का था। अब बताओ, इतिहास खोलूंगा, दूर तक जाएंगे। यही है आपकी कुछ नहीं पता आपको। चाइना आओ, से जो पूछा गया है, बताओ कितना रोड बनाए हो? रोड कितना बनाए हो? अरे रोड कितना बनाए हो? चर्चा करो यार। मेरा पॉइंट अरे डेवलपमेंट का आता है अंग्रेजी में, डेवलपमेंट लिखना। चाइना से कैसे बना दिया समाजवादी? भारत ह्यूमन इंडेक्स में क्यों बिछड़ रहा है? ग्लोबल इंडिया नहीं आता है, कुछ बोल ही नहीं भारत सकते। हंगरी समस्या इंडेक्स में क्यों है, बिछड़ रहा है? साइकिल पंचर, दिमाग पंचर, कुछ है ही नहीं ऊपर। ऊपर खाना खाली। चलिए ठीक है संजय जी। आजम जी, मेरा बहुत सीधा सा सवाल आपसे था सर, उसको लेकर क्या कहेंगे, पहले जवाब दे दीजिए। सड़कें बनी है या नहीं बनी है? जिन सड़कों से आप पहुंचते हैं, यात्राएं करते हैं, क्या वो बनी है या नहीं? हेलो जी सुन पा रहे हैं आजम जी? जी बताएं। हाँ सर, मैं ये पूछ रही हूँ, क्या बीजेपी के कार्यकाल में सड़कें बनी हैं नहीं, फ्लाईओवर्स बने हैं कि नहीं बने हैं? सड़कें हाँ। बनी तो उसके भारत के जो गरीब है उसके जीवन में यापन में क्या सुधार हुआ? मैं यही तो पूछ रहा था, जो भड़कने लगे। जो गरीब है गरीब है यार। अरे उसके कौन सी जीवन में क्या गरीबी पूछ रहे हैं है? आप? पर कैपिटा जो पूंजीपति है बताओ, चलो उनके जीवन पर में तो कैपिटा बहुत बड़ा इनकम सुधार हो गया। देश की, आपको दिखता पर कैपिटा होगा। इनकम देश की चलिए, कितनी ठीक है। उसमें क्या सुधार लेकिन पता नहीं है ना। जो भारत का आपसे बहस करेंगे। अरे उसके आपसे जीवन क्या में बहस सुधार करेंगे? हुआ। आपको ये आता है, नकली आता है। बहुत सीधा आपसे सवाल प्रश्न था। पूछा जा रहा, बता नहीं पा ठीक रहे। है, संजय, अरे आप ठीक है। बता देते, जैसे ये चीजें नखलऊ का एक्सप्रेस आजम जी, नहीं बोल देते। आजम जी, अरे आपको खुद ही गरीब आदमी सर एक यादव ठीक अमीर हुआ, है, कोई चलिए ठीक है, मनोज जी अखिलेश हमारे साथ यादव जुड़े के हुए हैं। परिवार के अलावा कोई अमीर नहीं हुआ है। आप भी गरीब हो। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी ठीक है, और ये जो पूरा अभी ये विवरण है, पूरा जो हमने बताया कि देश के अंदर 10 सालों में जो विकास हुआ है, जिसकी बात अभी यासिर जी ने की है, क्या लगता है लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं और वोट इस तरफ जा रहा है? या INDI गठबंधन में क्योंकि कोई नेता नहीं है, कोई PM फेस नहीं है, तो वहां से आपको क्या लगता है कुछ वोट्स खिसक रहे हैं? नीतू जी, मैं समय भी चाहूंगा क्योंकि 40 मिनट मैंने वेट किया, और मैं चाहूंगा बीच में टीका टिप्पणी कोई नहीं करेगा क्योंकि बीच में बोलता नहीं। आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। बिल्कुल अमूलभूत परिवर्तन हुआ है 10 वर्ष, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। 2014 में सरकार आई थी जीत पर, लेकिन 2019 में जो रिपीट हुई तो विश्वास पर रिपीट हुई। अब मैं आपके मूल बात सवाल की इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन में क्या दिख रहा है, या चुनाव हो चुका है, 7 नवंबर चुनाव 3 तारीख होगा, लबोलवाब क्या होगा? जो सवाल है नेता को लेकर, जो सवाल है मोदी जी के, राहुल या उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बंगाल में ममता की बात कर लें, तो ये चूंकि 10 साल की सरकार है, बिंदु मुझे लगता है सरकार और सारे मंत्रियों ने, सारे लोगों ने, हम लोग को उसको देखा है, चाहे वो शौचालय की बात करें, लेकिन 10 साल सरकार चलाने के बाद आप 65 साल के सवाल नहीं पूछ सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। और पहले चरण से लेकर ये चरण को होने वाले चुनाव तक इसमें राहुल गांधी का बाकी को कोई मौका नहीं हो सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ, विपक्ष
की भूमिका शायद भ्रष्टा, बेरोजगारी या बहुत सारे मुद्दे स्वयं से जन्म हो। परिणाम क्या 4 जून को चर्चा करें, अपने अनुमान की बात और अनुमान 400 पार के नारे की बात, ये भारतीय जनता पार्टी संगठन को सरकार के रूप से 365 करोड़ चुनाव रखते विगत 5 राज्यों परिणाम हम लोगों ने मेरी देखे, बात हो गई तो चाहे वो चाहे राजस्थान। मैं उसी बात को लेकर ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश 73 और 80 में 62 सीट है और देश में अगर ये 320 गठबंधन से जाते तो मुझे लगता है तो समय में जैसे अभी साउथ में जो हिंदी भाषा बेल्ट जी उत्तर प्रदेश की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, इन सब जगहों पे इनको बहुत सारी सीटों पे बड़ी टक्कर दी गई। दूसरी तरफ बंगाल भारतीय जनता पार्टी का मतलब ऊपर की स्थिति, इनको सीटें वहां बढ़ के मिलेंगी तो मुद्दे मंच पे वाल पर लेकिन घेर नहीं पा रहा। सीधी बात कहूंगा अभी भी भारतीय जनता पार्टी 10 साल की सरकार के बाद इस हैट्रिक के बाद में लगातार करके आज तक उसका पैटर्न या उसका पैटर्न या उसका चुनावी आप कह सकते हैं। ठीक है सर, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही, लेकिन जो हम समझे वो ये है कि जो विपक्ष है वो मुद्दों पर बीजेपी को घेर नहीं पाया है और यही सबसे बड़ी बात है। बेरोजगारी मुद्दा था, महंगाई मुद्दा था, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं एकजुट नहीं दिखा है। यश जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, पहले तो सीट बंटवारे को लेकर ही बहुत लंबा जो वक्त था वो गवा दिया गया, उसके बाद चुनाव प्रचार कैसे किया जाए उसको लेकर भी आप लोगों ने काफी टाइम लिया, फिर उसके बाद ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं कांग्रेस के किसी उसमें नहीं हूँ, पहले ही फेस में उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी। तो ये आखिर ये जो प्रकरण होते रहे उससे कहीं ना कहीं विपक्ष को नुकसान हुआ है, क्या मानते हैं? पीतू जी, देखिए, सबसे पहले तो चुनावों का मूलभूत उद्देश्य जो है वो पार्टियों का गणित नहीं है, वो जनता का उद्धार है। जनता अपने चुनाव से एक सरकार चुनती है जो जनता के लिए काम करती है। खुद को भगवान कहलवाने वालों को जनता कुर्सी दे, ऐसी प्रथा इस देश में नहीं है। लेकिन जनता के बीच मुद्दों को लेकर जाना बहुत बड़ी जरूरत है विपक्ष की। को और यासिर जिलानी को बिना रोके सुना है, मुझे भी नहीं, मैं सुनूंगी आपको, लेकिन मैं ये कह रही हूँ जनता के बीच जो आपके मुद्दे हैं, महंगाई बेरोजगारी है, लेकिन आप जनता को समझाइए ये, ताकि उन्हें समझ में आए कि ऑप्शन क्या है हमारे पास, हम किसे बीजेपी के अलावा वोट करें। जनता गीतू जी, जनता अच्छी तरह समझती है महंगाई बेरोजगारी। ये स्टैटिस्टा के ट्रेंड्स हैं 1971 से लेके 2022 तक के। 2014 के बाद आत्महत्या की बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ट्रेंड्स हैं। गीतू जी, यश जी सुनिए, लेकिन आपने मुझे आप सुनिए तो सर, आप मुझे बिना रोके नहीं यश जी एक बात तो सुनिए, जनता के बीच ये समझाइए, लोगों के बीच जाइए, बताइए इतनी बेरोजगारी थी, ये ट्रेंड है, इतनी आत्महत्या हुई, इतना नुकसान हुआ देश में, एक आंदोलन के तौर पे खड़ा कीजिए ना इस चीज को। नहीं, ये प्रवचन हर पत्रकार को, हर पार्टी को देना चाहिए। आपको बीजेपी वालों से और छद्म विश्लेषण नहीं, हम प्रवचन दे रहे हैं, अगर आपको बताएं कि आप जनता के बीच जाके पहुंच गए, उनकी समस्याएं सुने या उन्हें समझाएं, इस देश में, इस पार्टी में, इस सरकार में एक खामी है, तो ये प्रवचन हो गए हैं सर आपके लिए। हाँ ठीक है, बोलिए। मैं बोलूं या नहीं बोलूं? बोलिए। तो अब देखिए, मैं आपको जो आत्महत्याओं के आंकड़े बताता हूं वो ऐसे ही नहीं बता। बेरोजगारी और महंगाई से एक व्यक्ति ने यूपी में, जो एक जूतों का व्यापारी था, उसने सपरिवार जहर खा के लाइव वीडियो पब्लिश किया था और खुदकुशी की थी। इस देश में बेरोजगारी और महंगाई है, जनता समझती है। अब मैं आपको कुछ और बात बता देता हूँ। यहाँ जो सड़कों की बात हो रही थी, क्या हम में से किसी को याद है कि NHAI ने फॉर्मूला बदल दिया है? अब किलोमीटर जो नापा जाता है उसमें लेन्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। औसत 4 लेन की सड़कें लेकिन दुनिया तो नितिन गडकरी जी की तारीफ करती हुई दिख रही है, उन्होंने इतना सड़कों का जाल बिछा दिया है। नहीं, NHAI ने नई डेफिनेशन दे दी है, नए प्रावधान दे दिए, लेकिन किसको क्या पता। आप अगर मुझे नहीं सुनना चाहती, चलिए बोलिए। जो आंकड़ा इन्होंने बताया है 1,04,000 किलोमीटर का, उसको आपको 80 आंकड़ा देखने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक चौथाई है असल में। दूसरी बात, अगर हमको हमारे दादा परदादा कोई याद दिलाएगा तो हम उसको 10 पीढ़ियां बता देंगे। RSS के 4थी पीढ़ी के कार्यकर्ता ने डिफेंस के सीक्रेट्स हनी ट्रैप में भेजते हुए पकड़ा गया है। एक टेरर फंडिंग का आरोपी इनका अभी उसने भाजपा ज्वाइन की है। ध्रुव सक्सेना कौन था? मध्य प्रदेश IT सेल चलाता था, वो भी टेररिज्म में अरेस्ट हुआ है। तो हमें हमारे पुरखे मत बताइए। आज भी वो ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो सबके पास है दुनिया में, जब अंग्रेजों का झंडा उतार के हमारा तिरंगा ऊपर चढ़ाया गया था, जब आजादी मनाई गई थी पहली बार
15 अगस्त 1947 को। जिन गद्दारों को, जिन मुखबिरों को, दूसरों को सिर्फ मलिन करना है और कुछ नहीं करना है, उनके पास ये अच्छी बातें हैं बोलने के लिए। आज देश में बेरोजगारी नहीं है यासिर जिलानी साहब के हिसाब से। इनसे कहिए कि जाके सड़क पे उतरे। इनके बनाए हुए प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनिया के लिए ट्वीट कर सकते हैं, मणिपुर आज तक नहीं गए। जवाब ले लेते हैं, कैंडिडेट भी नहीं थे। ठीक है, जवाब लेते हैं यासिर जी से। यासिर जी बताइए। यासिर जी देखिए, ये अभी कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का यश भाई कुछ ज्ञान दे रहे थे। नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपकी है जिलानी जी। मैं इनसे पूछता हूँ, यासीन मलिक जिसकी तस्वीर 30 लाख रुपए हमारे पास, अमित शाह ने बोला। आजकल तो आप ही हेडमास्टर बने घूम रहे हैं। आजकल पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एक दो यूट्यूबर्स के चक्कर में फंसी हुई है। राठी जैसे यूट्यूबर जो कहते हैं आज के डेट में कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी की हालत हो गए हैं कि उनके पास अपने बात रखने के लिए भी अपनी रिसर्च की टीम नहीं रह गई है। तो आप यूनिवर्सिटी के हेडमास्टर आप हो गए, झूठ आप फैला रहे हैं। आप बताइए ना, यासीन मलिक कौन था? यासीन मलिक कौन था? यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को मनमोहन सिंह ने किस तरीके से स्वागत किया है, कैसे मेहमान नवाजी करा है। वो दूसरों पे मार दो और बैठ जाओ यहाँ पे। आप देखिए, अब आप अपने वक्त में भी बोलेंगे और मेरे वक्त में बोलेंगे। आप अपने वक्त में भी बोलेंगे, मेरे वक्त में बोलेंगे, तो ये ठीक नहीं है। ये अच्छे प्रवक्ता की निशानी नहीं होती। आप अपने वक्त में बोला है आपने। आप तथ्य बताइए। नहीं, आप देखिए, एक तो आवाज बहुत इको हो रही है। आप अपने वक्त में बोल चुके हैं। जी चलिए, ठीक है, आपको आवाज नहीं मिल रही है। संजय जी आखिरी कमेंट। देखिए, मैं आखिरी कमेंट ये देना चाहता हूँ, पता नहीं कहाँ से ये ज्ञान का वर्जन लेके आए थे भाई। मेट्रो का बता देता हूँ, जो लेंथ था 2014 तक 248 किलोमीटर तक का था। अरे सर यार भाई यश, आपके साथ समस्या क्या है ना, आप एकदम बिल्कुल खंबा नोचे हो, खिसियान बिल्ली खंबा नोचे हो। पूरे कांग्रेस प्रवक्ताओं का यही हालत है, बरगला रहे, बौखला रहे और छटपटा रहे हैं। अरे शांति सुन लो, आपको सुना ना, आपको लोग तुम्हारे तुम पे आ गए। यही सभ्यता सिखाए जा रहे हैं। संस्कार तुम्हारे, अरे संस्कार समझ में आ गया भैया, अंग्रेजों को गुलाम थे, संस्कार तुम्हारे हमारे नहीं है भाई। आपसे बहस कौन कर रहा है? आंकड़ा दे रहा हूँ, हिम्मत है तो काउंटर कर दो। हिम्मत है तो काउंटर कर दो ना, वो तो गारंटी के साथ मुंह पे बोल रहा हूँ। 2 सितंबर 1946 को यूनियन जैक का कसम खा के प्रधानमंत्री बना था आपका नेहरू, मैं नहीं बनाता। 2 सितंबर 1946 को कौन बना था? समेत नहीं है यूनियन जैक को कसम। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आप सभी का इस चर्चा में आप आए और इसमें हिस्सा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।